India was at its peak of involvement in Formula One back in 2011. Just after winning the Cricket World Cup, Indians were ready to host another international spectacle in form of the Indian Grand Prix at the Buddh International Circuit in Noida. It's more than a decade now that the BIC in Noida hosted three thrilling title deciders in India in 2011, 12, and 13. The award winning circuit is a fan favorite and a driver favorite too, which had to host another two races of 2014 and 15. But something went wrong. Today in this video, let's discuss this in deep depth and understand what went wrong at the Indian Grand Prix and will there be a chance to resurrect it. 2010 से 2012 तक इंडिया के दो ड्राइवर्स फॉर्मूला वन में रेस कर रहे थे। नारायण कार्तिकेयन जो एचआरटी में थे, दूसरा करण चंदौ जो लोटस रेसिंग में थे। 2007 में रीब्रांड हुई सहारा फोर्स इंडिया भी फॉर्मूला वन के अंदर अपनी ग्रिप बना रही थी और इन सब के बीच में एक इंडियन ग्रांड प्री बहुत ही वेल पोजीशन थी और स्पोर्ट को बहुत बूस्ट देती। 2007 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और बर्नी एकल्स्टन जो उस समय के फॉर्मूला वन ग्रुप के सीईओ थे ने अनाउंस किया पहली इंडियन ग्रांड प्री गुड़गांव के पास में होगी, बट बाद में डेट और प्लेस चेंज करके 2011 में नोएडा में इसको फिक्स करा गया। बीआईसी में नया ट्रैक बनाने के पहले अथॉरिटीज ने एग्जिस्टिंग ट्रैक्स पे भी नजर डाली थी, जिनके टॉप रनर्स थे मद्रास मोटर रेस ट्रैक और कारी मोटर स्पीडवे। अब इन दोनों रेस ट्रैक को अपग्रेड करने की जगह एक नया रेस ट्रैक बनाने की मंजूरी दी गई जो दिल्ली के पास होगा, थोड़ा सेंट्रली लोकेटेड होगा और ट्रैवल करने में आसान होगा। हेंस इसे नोएडा के पास ग्रेटर नोएडा में जेपी स्पोर्ट सिटी में बनाने का फैसला किया गया। अब जेपी ग्रीन स्पोर्ट सिटी के एंटायर कैंपस के अंदर खूब सारे हाउसेस, लेजर फैसिलिटीज, क्रिकेट एंड गोल्फ कोर्सेज एंड इक्वेस्टेरियन सेंटर भी है। ये पूरा डेवलपमेंट न्यूली बिल्ड यमुना एक्सप्रेसवे पे था जो दिल्ली को ताजमहल आगरा से कनेक्ट करती है। इस सर्किट को डिजाइन करने के लिए लेजेंडरी जर्मन डिजाइनर हरमन तिल्के को बुलाया गया। इन्होंने कुछ एक बेहतरीन रेस ट्रैक्स बनाए जैसे बहरीन इंटरनेशनल सर्किट एंड यास मरीना सर्किट इन अबू धाबी एंड अगले साल में फीचर होने वाले लास वेगस स्ट्रीट सर्किट भी हरमन ही डिजाइन कर रहे हैं। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट एक 5.14 किलोमीटर का ट्रैक है जो 874 एकड़ में फैला हुआ है। इसको बनाने में $40 करोड़ लगे और इसमें 16 टर्न्स एंड 14 मीटर का एलिवेशन चेंजेस है। ट्रैक की कैपेसिटी 1,10,000 स्पेक्टेटर की थी जो बढ़ के 2 लाख तक जा सकती थी। इसे सेबेस्टियन वेटल ने वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग रेस ट्रैक बोला, वहीं लुइस हैमिल्टन ने तो इसे दुनिया के बेस्ट रेस ट्रैक स्पा से भी कंपेयर कर दिया। जेपी ग्रुप ने इस रेस ट्रैक को 2 साल में कंप्लीट किया और इसे 2011 का मोटर स्पोर्ट फैसिलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला। और इतनी जद्दोजहद में रेस ट्रैक फिनिश करने के जस्ट 2 हफ्ते बाद 30 अक्टूबर को पहली इंडियन ग्रांड प्री हुई। लैप 24 में लुइस हैमिल्टन और फिलिपे मासा के कोलिजन से हमें वो मिस्टर बीन्स का फेमस मीम मूवमेंट देखने मिला, बट पहले इंडियन ग्रांड प्री में हमें सेबेस्टियन वेटल का डोमिनेंट रेस फॉर्म देखने मिला। उन्होंने रेस का ग्रैंड स्लैम जीता, पोल पोजीशन से उन्होंने रेस का हर लैप लीड किया, रेस भी जीती और फास्टेस्ट लैप भी। जेनसन बटन सेकंड आए और फर्नांडो अलोंसो थर्ड। ऐसे पूरी हुई इनॉग्रल इंडियन ग्रांड प्री। रेस में सारे ड्राइवर्स ने रेस ट्रैक की काफी सराहना की और 3 दिन में रेस ट्रैक ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्राउड देखा। रेस में 95,000 लोग आए, जिससे इन्वेस्टर्स एंड एडवर्टाइजर्स दोनों खुश थे। सेबेस्टियन वेटल ने इंडियन ग्रांड प्री में अपना डोमिनेंट फॉर्म एब्सोल्युटली कंटिन्यू रखा और 2012 और 2013 की दोनों रेसें जीत ली। इंडियन ग्रांड प्री सेबेस्टियन वेटल के लिए एक बूंद से कम नहीं थी, क्योंकि तीनों बार उन्होंने जब रेस जीती वो उनका टाइटल डिसाइडर था। 2013 में अपनी चौथी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद सेबेस्टियन वेटल ने बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के मेन स्ट्रेट पे डोनट्स भी लगाए और आइकॉनिकली गाड़ी से उतर के अपनी गाड़ी RB9 को दंडवत प्रणाम भी दिया, जो फॉर्मूला वन स्पोर्ट्स हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट चेरिश मोमेंट्स है। इंडियन ग्रांड प्री का क्रेज इवेंट ऑर्गेनाइजर्स एंड ड्राइवर्स में तो काफी था, बट अनफॉर्चुनेटली ये साल दर साल टिकट सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो पाया। जहां 2011 के अंदर स्टेडियम ने अपनी फुल कैपेसिटी पे काम किया, जिसका टर्न अराउंड 95,000 था, पर 2012 के अंदर ये टर्न अराउंड सिर्फ 65,000 रह गया था और 2013 में और भी कम। टिकट सेल के ड्रॉप का कारण जनरल पब्लिक में फॉर्मूला वन का इंटरेस्ट कम होना बताया जाता है। इस डिक्लाइन को देख के स्पॉन्सर्स ने भी अपने हाथ खींच लिए, जिससे बीआईसी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाई और फॉर्मूला वन ग्रुप को उनकी $4 करोड़ की फीस नहीं दे पाई। इसके अलावा 2014 में हुए यूपी इलेक्शंस भी इंडियन ग्रांड प्री के डिक्लाइन का कारण बने, क्योंकि बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में है जो यूपी का पार्ट है, इसलिए वहां पर टैक्सेशन भी यूपी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। जब इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करा गया था तब मायावती यूपी की सीएम थी। उन्होंने फॉर्मूला वन को एक स्पोर्ट माना और उस पर 25% एंटरटेनमेंट टैक्स लेवी नहीं होने दिया। बट जब 2013 के अंदर यूपी की लीडरशिप चेंज हुई तब अखिलेश यादव की सरकार ने इस स्पोर्ट को स्पोर्ट नहीं एंटरटेनमेंट माना
इसलिए उन्होंने फॉर्मूला वन ग्रुप को और इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स को पिछले 3 साल के रेवेन्यू का 25% एज एन एंटरटेनमेंट टैक्स जमा करने को बोला। जब फॉर्मूला वन ग्रुप ने पैसे देने से मना कर दिया, तब सरकार ने जेपी ग्रुप को प्रेशराइज करना चालू कर दिया कि वो टैक्सेस भरें पिछले सालों के, और अथॉरिटीज को फॉर्मूला वन इवेंट में यूज होने वाली बैंक गारंटीज भी डिसअलाउ हो गई। टू मेक द मैटर्स वर्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 2017 said that the BIC was a permanent establishment and Formula One was now required to pay taxes on the income they earned from India, which was an estimate of 40%. Hence, FIA ने इंडियन ग्रांड प्री को ड्रॉप कर दिया। ऑब्वियसली ये सारे डेवलपमेंट्स देख के FIA GT वर्ल्ड चैंपियनशिप और FIM वर्ल्ड सुपर बाइक्स ने भी अपने हाथ खींच लिए। बाकी 2011 की इनिशियल PR के बाद इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने देश छोड़ो दिल्ली के अंदर भी इस इवेंट को ज्यादा प्रमोट नहीं किया। So finally, bureaucratic tax disputes, decreasing public interest due to lack of marketing, insufficient ticket sales, and sponsors pulling from the event was the reason that the Indian Grand Prix was discontinued indefinitely. Both international circuit is a bruising experience for the JP Group, which has left them a considerable debt and a world-class facility to maintain. Despite all these difficulties, JP has insisted that they will retain the circuit and has no plan to either sell it or close it down. Though from being considered as one of the best F1 tracks in the world, it has gone to hosting smaller events like JK Tyre National Racing Championships. Alongside a truck racing event in 2017, BIC also opened its door to shelter the exodus of migrant workers from larger cities. Now in 2022, we can see some signs of resurrection of motorsports events in India. First, in its season 9, FIA Formula E is coming to Hyderabad on 11th February 2023, which shows FIA is still interested in India as a market. Second, the recently launched MotoGP event that will happen in both international circuit in 2023, named the Grand Prix of Bharat. This move by the new regime of UP government has shown a tectonic shift in the mentality for sports events in India. Especially, it denotes the silver lining to the cloud for the Booth International Circuit in Greater Noida and shows positive signs in the direction of making Indian Grand Prix happen again. In the past few years, Indian motorsport fan base has grown leaps and bounds, especially for Formula One. This can be attributed to the success of Netflix Drive to Survive as well. And according to F1's own reporting, the sport already attracts more than 3 crores viewers in India, but more physical presence will definitely help it grow. Hence, there's so much going on in the world of Formula One. Why should India be left behind? And if that isn't enough, F1 events globally are known to draw in tourists all across the world. The good example of which is Singapore Grand Prix, which has generated $1.5 billion since the inaugural Grand Prix of 2008. The country has seen 5.5 lakh unique visitors. In the first year alone, the Indian Grand Prix saw a surge in hotel bookings and a regular employment to people around it. Millions of fans across India, including myself, have starred for Formula One GPs at home. We clearly have the infrastructure and the ability to conduct these races and do them well. So I rest my case and plead the Indian authorities to bring back the beloved sport of ours back to India. It's been enough long already.